Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very fine, and I am also very fine. Today, I am going to discuss the question bank of IIT. तो चलिए आईआईटी का क्वेश्चन बैंक में आज सोल्व करने जा रहा हूँ, वो भी रोटेशनल मोशन सोल्व करने जा रहा हूँ दोस्तों। कौन सा? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन लोग कहते हैं काफ़ी टफ होता है, काफ़ी टफ होता है। फिजिक्स तो टफ है ही, उसमें भी रोटेशनल मोशन बोलते हैं लोग, बहुत टफ है। तो चलिए देखते हैं, ये बिल्कुल आसान है, बहुत मजा आएगा। किसी चीज को टफ पहले ही आप सोच लिए ना, तो वो आपसे फिट नहीं होगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए हम देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। आपको आईआईटी का क्वेश्चन में ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही दिया हुआ है। कहता है कि ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड डेंसिटी, कहता है कि यूनिफॉर्म थिकनेस भी है, यूनिफॉर्म डेंसिटी भी है, is made to rotate about an axis perpendicular to the plane of paper। प्लेन के परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये देखिए प्लेन ऑफ पेपर है, इस एक्सिस के बाद प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब कि ऐसा घूमेगा नहीं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, या तो ये एक्सिस ले सकते हैं, क्लियर। ए वाला में क्या कहता है, इसके वक्त। बी वाला में कहता है पासिंग थ्रू बी, मतलब बी से जो पास करेगा इसके वक्त। तो कहता है कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेम फोर्स लग रहा है दोस्तों एट सी, मिड पॉइंट है ये। फर्दर कहता है कि एज शोन इन फिगर, जब मिड पॉइंट है तो दोनों तरफ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या देता है, टॉर्क देता है। तो चाहे इधर से घुमाइए, चाहे इधर से घुमाइए या इधर से घुमाइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये सेम है। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो दोनों के बाद टॉर्क क्या होगा, सेम होगा। यानी दोनों के बाद टॉर्क हो जाएगा दोस्तों, जो ए के बाद होगा टॉर्क वही बी के बाद। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा होता है। तो आई अल्फा, तो आई वन इंटू अल्फा वन, या आई ए अल्फा ए लिख सकते हैं, इसको आई बी अल्फा बी। क्लियर है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपसे डिमांड क्या कर रहा है, कहता है द एंगुलर एक्सप्रेशन इन बोथ केसेस विल बी सेम। ये तो जिंदगी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए देखिए। कहता है कि एंगुलर एक्सीलरेशन दोनों में सेम होगा। कैसे सेम होगा, खुद समझिए। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हायर मास अवे फ्रॉम एक्सिस है। तो जैसे जैसे इधर मास ज्यादा है ना, तो जैसे जैसे एक्सिस से मास दूर होते जाएगा वैसे वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों क्या होगा, ज्यादा होगा। तो निश्चित रूप से आई ए ज्यादा होगा आई बी से, इसमें तो कोई शक है नहीं। इसके बाद लीजिएगा तो ज्यादा मास एक्सिस के नजदीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो निश्चित रूप से आई ए ज्यादा होगा। तो जब आई ए ज्यादा होगा दोनों तरफ बराबर कम होगा, आई ए ज्यादा तो ये ज्यादा, तो ये वाला कम होगा, और इधर आई बी क्या है, कम है, तो अल्फा बी ज्यादा होगा। तो निश्चित रूप से अल्फा बी क्या होगा, मस्ट बी ग्रेटर देन अल्फा ए। यानी एंगुलर एक्सीलरेशन जो होगा बी के अबाउट ज्यादा होगा दोस्तों, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ए। यानी ए के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, बी का एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, यानी बी वाला पॉइंट के बाद एंगुलर एक्सीलरेशन ज्यादा, ए वाला का कम। तो सेम तो जिंदगी में होगा नहीं, तो ये फॉल्स होगा कि ट्रू होगा, दिस इज फॉल्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, सेकंड नंबर को। कहता है कि a thin uniform circular disk of mass m and radius r is rotating in horizontal plane about an axis। कहता है कि यूनिफॉर्म डिस्क है दोस्तों, क्या है, यूनिफॉर्म डिस्क है। क्लियर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर यूनिफॉर्म डिस्क इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस थ्रू इस सेंटर, यही यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क जो है
कहता है कि सेंटर के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसमें तो कोई कष्ट है नहीं। रेडियस है आर और मास है क्या है दोस्तों, एम है। अब आगे देखिए क्या करता है, कहता है कि एन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है। फर्दर इसमें क्या कहता है, विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कितना है ओमेगा, अनदर डिस्क ऑफ सेम डायमेंशन, डायमेंशन सेम है मतलब रेडियस सेम है, बट ऑफ मास m/4, मास क्या है m/4 है और डायमेंशन क्या है सेम है। तो देखिए ना एक और इस पर जो है हम लोग डिस्क चढ़ा दिए, लेकिन डायमेंशन उसका क्या है दोस्तों, सेम है। तो इसका डायमेंशन सेम है, डायमेंशन क्या है, सेम है। चलिए देखिए, छोड़िएगा उसको, ऐसा है। तो मैं एक और दिखा दे रहा हूं, ऐसा डायमेंशन दोस्तों क्या है, सेम है, लेकिन मास इसका क्या है m/4, रेडियस तो सेम है। कहता है कि जेंटली प्लेस किए कोएक्सियली, इज प्लेस जेंटली ऑन फर्स्ट डिस्क कोएक्सियली, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम नाउ इज इतना। तो निश्चित रूप से जेंटली प्लेस किया है तो नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। जब नेट टॉर्क सिस्टम पर जीरो होता है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यहां से I1 शुरू में क्या है, मास सेम है और रेडियस r का था क्या, डिस्क, तो वन एक्सिस के बाद mr²/2 होता है। इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया है दोस्तों, इसमें क्या होगा mr²/2, एक डिस्क पहले वाला तो रहेगा, दूसरा डिस्क डाला जा रहा है, तो m/4 मास इसका है, r तो वही है बाई 2 इनटू क्या हो जाएगा ओमेगा। यही ओमेगा 2 आपको फाइंड कर लेना है। ओमेगा 2 यदि इतना आ जाता है तो सही है, नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। करके देखिए, यहां से mr²/2 इनटू ओमेगा, ये तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ना, ये 4 नीचे आएगा तो 8 हो जाएगा, 8 एलसीएम कर ले रहे हैं, तो यहां से 4mr² प्लस mr² इनटू कितना ओमेगा, क्लियर। यहां से ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, ये 5mr²/8 हो जाएगा, तो ओमेगा 2 बराबर mr²/2 इंटू ओमेगा इंटू 8 ऊपर चल जाएगा, इधर गुना कीजिएगा तो 5mr², यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको निकालिए कितना ओमेगा आ रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ये तो कैंसिल आउट, ये कितना 4, मतलब 4 ओमेगा बाई 5 आ रहा है। ये है क्या, कहाँ है, 2 ओमेगा/√5 है, ये भी फॉल्स, क्लियर है। यदि इतना आ जाता तब ट्रू हो जाता। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए लोग इसको टफ करके डर से इतना ना स्टूडेंट को लोग हरका देते हैं ना कि वो बेचारा पहले ही डर जाता है क्या बनाएगा आगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है ये आप देखिए। ये रहा स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्वेश्चन नीट वालों को पूछता है और जेईई मेंस वालों को पूछता है। हमेशा क्वेश्चन आईआईटी में भी आता है, नीट में भी आता है, एकदम धुआंधार पूछता है क्वेश्चन इस टाइप का। इसको एकदम हर हाल में रेडी कर जाइएगा। कभी कभी क्या कहेगा कि ये डिस्क है तो एक पार्टिकल को जेंटली जो है सर्कमफ्रेंस पर चिपका दिया गया, तब उसका फाइनल एंगुलर स्पीड क्या हो, वही चीज है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये 3rd नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि ए रिंग ऑफ मास 0.3 kg, रिंग का मास दोस्तों आपको ऑलरेडी दे चुका है। मास कितना है 0.3 kg। दिस इज m1। रेडियस कितना दे दिया है 0.1 मीटर। आगे देखिए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 0.4 kg। सॉलिड सिलेंडर का मास कितना दिया है 0.4 kg।
फर्दर कहता है कि एंड ऑफ सेम रेडियस, रेडियस वही है यानी r1 बराबर r2। आगे क्या कहता है, देखिए डेटा साथ साथ लिखते जाना है, समझिए आपको क्वेश्चन जैसे डेटा लिखेगा ना तो दिमाग काम करेगा क्या करना है। एंड रिलीज सिमल्टेनियसली, सिमल्टेनियसली मतलब एक साथ रिलीज किया जा रहा है, कहाँ पे, ऑन ए फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट दे बिगिन टू रोल एज सून एज रिलीज्ड टुवर्ड्स ए वॉल, मतलब कि वॉल की तरफ इसको क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, व्हिच इज at the same distance from the ring and cylinder. The rolling friction in both cases is negligible. Rolling friction negligible कहने का मतलब क्या है, आप रोल कर दिए तो उस पर तो कोई पुश कर नहीं रहा है, तो नेग्लिजिबल कहने का मतलब नेट फोर्स उस पर क्या है, जीरो, नेट फोर्स क्या है, जीरो। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो होगा तो उसका लीनियर स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। v क्या दिया है, कांस्टेंट हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इस पर नेग्लिजिबल फ्रिक्शन मान करके चला है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। दे द सिलेंडर विल रीच द वॉल फर्स्ट, कौन पहले पहुंचेगा। तो चलिए ना, काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल बाय ट्रांसलेशनल, ये रिंग के लिए 1 होता है, ये जानते हैं। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल क्या होता है, दोनों इसके लिए सेम होता है। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ऐसा होगा ना। अब फर्दर इसको सोल्व कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ये 2 होगा कि नहीं, भूलिए। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गया, टोटल को क्या मान लिए भाई, ये 2 हो गया, तो यह ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा k/2, टोटल एनर्जी का आधा। क्लियर है। तो प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता है, यहां पर देखिए ना, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होता है, ट्रांसलेशनल भी होता है। तो यहां पर दोनों क्या होता है, प्योर रोलिंग मोशन में सेम होता है। क्लियर है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसके जगह क्या लिखिएगा, ट्रांसलेशनल में हाफ mv², मास कितना है दोस्तों, 0.3 है इंटू v1 का स्क्वायर। क्लियर। इधर k/2 लिखिएगा, नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह सेकंड वाले के लिए कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये किसके लिए, 4 सिलेंडर, कैसा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल शुड बी इक्वल टू 1/2। ये रेशियो जो है ना, याद रखिएगा, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाफ mr², नहीं, तो mr² का जो कोफिशिएंट होगा वही रेशियो के बराबर होता है। रिंग में क्या होता है, केवल mr² होता है तो कोफिशिएंट 1 होता है, इसलिए दोनों का रेशियो क्या होता है, 1 होता है। याद रखने का ट्रिक्स मैं बता दिया। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर दोनों तरफ 1 जोड़िएगा तो उसी तरह क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। इधर 1 जोड़िएगा तो 3/2 हो जाएगा। ऊपर वाला को k कह दिया, नीचे kt है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 3/2। दिस इंप्लाइज दैट kt शुड बी इक्वल टू 2/3k। क्लियर। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, पुट कर दीजिए। तो चलिए, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरह सिलेंडर के लिए निकालिए। तो सिलेंडर के लिए आप क्या जानते हैं, 4 सॉलिड सिलेंडर। तो दोस्तों सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या होगा, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए KR/KT
ये 1/2 होता है। देखिए ना, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का क्या हो जाएगा 1/2 के 1 mr²/2, इसको लिख सकते हैं 1/2 mr²। mr² का जो कोफिशिएंट होगा वही kr/kt रेशियो देगा, इसको याद रखना है। kr/kt रेशियो क्या देगा mr² का कोफिशिएंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वही रिंग में क्या होता है mr² होता है ना, तो उसका mr² कोफिशिएंट 1 हो गया, इसलिए kr/kt क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए जैसे उसमें किए थे kt, और यहाँ पर 1 जोड़िएगा तो 3/2 आ जाएगा। ऊपर वाला टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों केस में क्या है सेम है, दोनों के लिए सेम ना काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो यहाँ से kt बराबर हो जाएगा 2/3 k इक्वेशन 2। kt की जगह वैल्यू पुट कीजिए ना, हाफ mv², तो मास दिया हुआ है 0.4 इसका, इंटू v2 का स्क्वायर 2/3 k इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दें तो 1//सेकंड। देखिए देखो नहीं यार, बहुत आसान है। 1/2 0.3 v1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 0.3 v1 का स्क्वायर, और इधर नीचे में 1/2 0.4 इंटू v2 का स्क्वायर। क्लियर? और इधर हो जाएगा k/2 और ये 2k/3, तो k के कैंसल तो 3/4 आ जाएगा ना, 3/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3/4, ये भी 3/4, डेसिमल हट जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो v1 का स्क्वायर बाय v2 का स्क्वायर बराबर 1, तो v1 बराबर यहाँ से क्या हो गया v2। जब दोनों सेम होगा, दोनों का लीनियर स्पीड क्या है सेम, इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी जब सेम है दोस्तों तो सेम टाइम पर पहुंचेगा। क्या पर पहुंचेगा सेम टाइम पर। तो कहता है कि सिलेंडर विल रीच द वॉल फर्स्ट, ऐसा होगा क्या? नहीं, ये भी फॉल्स, दोनों सेम टाइम पर पहुंचेगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां से ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज्यादा, तो जिसका थ्योरी पर कमांड नहीं है उसे ये क्वेश्चन नहीं बना। क्या कहता है? इफ असर्शन इज ट्रू रीजन इज ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी में क्या कहता है? असर्शन इज ट्रू रीजन इज ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इफ असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, इफ असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। चलिए देखिए कहता है 2 cylinders, one hollow and other solid with the same mass and identical dimension। mass same है दोस्तों, dimension same है। simultaneously allowed to roll without slipping down an inclined plane from the same height, the hollow cylinder will reach the bottom of incline first। देखिए इधर एक हॉलो सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, दोनों का मास दोस्तों सेम है, रेडियस सेम है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना होता है इंक्लाइन प्लेन पर? g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस i बाय mr²। यही होता है ना? यहाँ पर ये जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? i का नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? i का। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इधर i बढ़ेगा तो a उसका कम होगा। किसका i ज्यादा होता है? सॉलिड का होता है या हॉलो का होता है? तो निश्चित रूप से हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। नहीं, क्योंकि इसका होता है दोस्तों mr² और इसका हो जाएगा mr²/2 ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन के वर्ग। निश्चित रूप से ये ज्यादा है, ये कम है। तो हॉलो का ज्यादा है तो उसका एक्सीलरेशन कम होगा, और सॉलिड का एक्सीलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ से सॉलिड का एक्सीलरेशन जो है दोस्तों क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो सॉलिड का एक्सीलरेशन ज्यादा, किससे?
हॉलो से नहीं। तो सॉलिड का तेजी से स्पीड बढ़ेगा, सॉलिड का क्या होगा, तेजी से स्पीड बढ़ेगा। जब स्पीड तेजी से बढ़ेगा तो कौन पहले पहुंचेगा, सॉलिड पहले पहुंचेगा नहीं। तो कहता है द हॉलो सिलेंडर विल रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन फर्स्ट। ये तो गलत है, इंक्लाइन प्लेन के पास पहले कौन पहुंचेगा, सॉलिड सिलेंडर। असर्शन इज फॉल्स, एक ही तो है, अब रीजन चेक करने का जरूरत नहीं। लीजिए वैसे हम चेक कर दे रहे हैं आपको, क्लियर। चलिए देखिएगा, रीजन में कहता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ सिलेंडर्स आर आइडेंटिकल व्हेन दे रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। जब जैसे इंक्लाइन के बॉटम पर पहुंचेगा तो दोनों का कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा सेम होगा, दोनों सेम हाइट से छोड़ा गया है दोस्तों। तो इसका लॉस कौन सा हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी। और रोलिंग फ्रिक्शन के कारण वर्क क्या होता है, प्योर रोलिंग मोशन में जीरो होता है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन के कारण वर्क क्या होता है, जीरो होता है। तो एनर्जी तो लॉस हुआ नहीं, तो दोनों का एनर्जी लॉस हुआ कितना, mgh। क्लियर है ना। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व। क्यों, क्योंकि इस फ्रिक्शन के कारण एनर्जी डिसिपेट नहीं हुआ। जब डिसिपेट नहीं हुआ तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, कंजर्व होगा इसका मैकेनिकल एनर्जी। तो जितना लॉस एक सिलेंडर का हुआ, क्योंकि मास दोनों का सेम है, उतना ही दूसरा का एनर्जी लॉस हुआ होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर दोनों का नेट काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो वही कहता है कि बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल काइनेटिक, टोटल मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, टोटल इसका काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल क्या होगा, सेम होगा दोनों के लिए। सही तो है। तो रीजन इज ट्रू और असर्शन इज फॉल्स। ऐसे एग्जाम में जब इसको बनाइएगा तो ये है, पर गलती हो गया तो डायरेक्ट इसको मानना है, आगे बढ़ जाना है, टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको कैसे बनाइएगा, कहता कि ए यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि अब फिल इन द ब्लैंक एग्जाम में नहीं आता है तो लाओ छोड़ देते हैं। अरे यार इसी को 4 ऑप्शन दे देगा, यहाँ तक क्वेश्चन रहेगा 4 ऑप्शन दे देगा, बात वही है। ये पूछ भी चुका है शायद, देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, जेईई मेंस वाला में पूछा है पहले। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखिए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा है। कहता है कि यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड ए एंड मास m, ये IIT 1984 में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से, ऊपर आसमान से लाएगा, इसलिए आपको मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक पर प्रैक्टिस जरूरी है। लेकिन इंस्टीट्यूट वाले सब क्या करते हैं, अपना मॉड्यूल दे दिए, ये कर दिए, वो स्टूडेंट को तो आप रास्ता भटकाते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं। उनको एक लाइन में कहना चाहिए कि भाई तुम बनाओ ना IIT का क्वेश्चन बैंक और नीट का क्वेश्चन बैंक बना लो, उसके बाद जाओ नीट वाला नीट में जाओ और IIT वाला IIT में, चुटकी में उड़ जाएगा। एक्स्ट्रा बनाना है तो यूरोप बनाओ एडवांस के लिए, वो भी। तो चलिए इसमें कहता है कि यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड ए एंड मास m रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। रफ हॉरिजॉन्टल टेबल को दोस्तों क्या किया गया, रखा गया। यही क्यूब है। फर्दर देखिए क्या कहता है, मास m है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू वन ऑफ द फेसेज, यानी एक फेस के, अरे यार इस तरह क्यूब रखा हुआ है ना, तो इधर से लगाइए, चाहे इधर से लगाइए, चाहे इधर से, चाहे इधर से। क्या कहता है, वन ऑफ द फेसेज एट पॉइंट that is directly above the center। ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ द फेस। इस फेस का सेंटर इसके सामने होगा, इसके जस्ट ऊपर है,
लगा दिए फोर्स। आगे देखिए 3a/4 पर कर रहा है, ये कितना हाइट पर है 3a/4 पर है। निश्चित रूप से सेंटर a/2 होगा। यदि इसका साइड लेंथ ये दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो ये सेंटर से कौन लगा रहा होगा mg। नहीं, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको पुश कर रहा है और ये क्या है रफ सरफेस है। तो ये ट्रिपल कब होगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर व्हिच द क्यूब बिगिंस टू टिप अबाउट द एज के अबाउट टिप होगा। तो जैसे एज के अबाउट टिप होगा तो ऐसे ना हो जाएगा। देखिए जब भी एज के अबाउट टिप होगा, यही है एज के अबाउट टिप होगा, इसे कुछ की जगह देखिए ना उठ ना जाएगा। तो इधर नॉर्मल ना लगेगा करके कहाँ लगेगा इस इंड पर लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर लग जाएगा, इस एज पर लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ये पॉइंट वो मान लेते हैं या ये जो मानना है मानिए। इसके बाद टॉर्क निकालिएगा तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन के कारण टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि इसी पॉइंट से पास करता है। जिस पॉइंट से पास कर रहा है फोर्स, उस फोर्स के कारण टॉर्क क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी सिंपली ये समझिए कि किसी भी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पर, जैसे कोई भी फोर्स ऐसा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन बताए थे यही लाइन होता है। तो लाइन ऑफ एक्शन पर, लाइन ऑफ एक्शन करने का मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है दोस्तों उसी को आगे पीछे बढ़ा दीजिए, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। और लाइन ऑफ एक्शन पर कोई भी पॉइंट होता है उसके बाद इस फोर्स के कारण टॉर्क क्या हो जाता है 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाता है 0 हो जाता है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड करना होता है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं लाइन ऑफ एक्शन पर। जैसे इस फोर्स के कारण टॉर्क निकालना होता है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा, और जिसके बाद टॉर्क निकालना होता है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या देता है टॉर्क। तो इसके कारण टॉर्क किधर हो जाएगा, देखिए ना, जिसके बाद टॉर्क निकालना होगा वहां पेग ठोक दीजिएगा। पेग मतलब कांटी। तो इधर से पुश कीजिएगा तो कैसे, ऐसे ना रोटेट करेगा। क्लियर है। इधर से mg पुश कर पुल कर रहा है तो ऐसे एंटी क्लॉक रोटेट करेगा। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं, क्लियर है। तो ये ट्रिपल करने के लिए जितना टॉर्क इसके कारण होगा उतना ही इसके कारण होगा, तो ट्रिपल नहीं करेगा। तो ट्रिपल करने के लिए, ट्रिपल मतलब ट्रिपल होता है, ट्रिपल कहने का मतलब वही लुढ़कना कहिए ना इसको। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके कारण टॉर्क निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3a/4। इसके कारण टॉर्क क्या होना चाहिए mg इनटू a/2। इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या इक्वल। इक्वल के केस में जस्ट डबल करने को, क्लियर है। हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है। मिनिमम के केस में जैसे देखिए मेरा हाइट जो है 6 फीट या उससे ज्यादा, तो 6 फीट उससे ज्यादा, 6 फीट या उससे ज्यादा था, कम से कम कितना 6 फीट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू जो है काट दीजिए, और कुछ कट रहा है यहां से 2 कट जाएगा। तो यहां से एफ 2 को उधर भेज दीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2mg/3। क्लियर है। मास स्मॉल एम था तो स्मॉल एम लीजिए ना, उससे क्या प्रॉब्लम है, स्मॉल एम, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एफ का वैल्यू इससे बड़ा होगा या बहुत होगा तो बराबर। तो बराबर के केस में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू तो 2mg/3। ध्यान रहे बच्चों, यहां पर आप इक्वालिटी ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। नहीं लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, इससे बड़ा होना चाहिए। तो इससे बड़ा होना चाहिए, देखिए ना, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है 10 न्यूटन है, तो इससे बड़ा होना चाहिए। तो 10.0000000001 न्यूटन होगा, फिर भी डबल कर जाएगा। इसको लगभग 10 नहीं लिख सकते हैं, तो मिनिमम के केस में क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो किसी किसी बुक में सॉल्यूशन इक्वालिटी नहीं देगा, वो भी सही है। इक्वालिटी दे दिया, वो भी सही है। क्लियर है। चलिए
तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी इसको सोल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्या कहता है? ए सिमेट्रिक लैमिना ऑफ मास m कंसिस्ट ऑफ ए स्क्वायर शेप विथ ए सेमी सर्कुलर सेक्शन ओवर द एज ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन फिगर। देख रहे हैं ना, यही स्क्वायर है, इस पर क्या है? सेमी सर्कुलर सेक्शन है। क्लियर? फर्दर देखिए क्या करता है। साइड लेंथ उसे क्या दिया हुआ है? 2a दिया हुआ है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना about an axis through its center of mass and perpendicular to the plane is 1.6 ma square। चलिए देखिए, ये आपका दिया हुआ है आई जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.6 ma स्क्वायर, ये सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है, यही मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास है। ये थोड़ा सा वो को चलिए ना, यहाँ पर बीच में लेने लीजिए। इधर एक्स एक्सिस ऊपर, वाई एक्सिस इधर हो जाएगा जेड एक्सिस। देखिए ना, डॉट से दिखा दिए। डॉट मतलब आउटवर्ड, एक्चुअली जेड एक्सिस आउटवर्ड है। क्लियर है? मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड है, इसके अबाउट आई एक्स मान लेते हैं, इसके अबाउट आई वाई। तो यहाँ पर लैमिना है, तो लैमिना के लिए यहाँ पर हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा सकते हैं। क्या होता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस? आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या है? सिमेट्रिकल है। अकॉर्डिंग टू सिमेट्री क्या लिख सकते हैं? जितना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ये होगा। यहां से i प्लस आई 2i, आई जेड दे दिया है 1.6 ma स्क्वायर। यहां से i बराबर हो जाएगा 1.6 ma स्क्वायर बाई 2, मतलब 0.8 ma स्क्वायर। देख सकते हैं? अब चलिए, ये आपका हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? उसके बाद हम, तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब यहां पर देखिए, आपको निकालना है किसके अबाउट? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट टेंजेंट AB इन द प्लेन ऑफ लैमिना। ये IIT 1997 में पूछा हुआ है, आपसे पूछ रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तब नहीं निकाल सकते हैं, जब इसके अबाउट दोस्तों निकलेगा आई, तब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, काम हो जाएगा। अब रह गया ये डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए ना, ये 2a है, तो इसका रेडियस कितना होगा? a हो जाएगा कि नहीं? तो ऊपर वाला का भी a, तो यहां से यहां तक a। क्लियर? ये सेंटर से है ना, तो ये भी a, यानी ये दोनों के बीच का एक्सिस के सेपरेशन हो जाएगा 2a। तब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया IAB मानते हैं, तो IAB क्या हो जाएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए कितना हो जाएगा? क्या करता है? IAB पैरेलल एक्सिस थ्योरम करता है ICM प्लस ma स्क्वायर, यही करता है ना। ICM देखिए ना, ये भी तो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है ना एक्स एक्सिस। क्लियर है? तो ये ICM का काम करेगा। तो I की जगह 0.8 ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, where m is mass of the laminar। अब इसको कितना लिख सकते हैं? 1.8 ma स्क्वायर। यही तो आंसर हो गया दोस्तों, यानी 1.8 ma स्क्वायर। दिस इज 1.8 ma स्क्वायर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और देखिए, एक क्वेश्चन बारी बारी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो इस टाइप का जितना क्वेश्चन होगा सबको बना जाइएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि IIT का क्वेश्चन जरूर बनाइए, चाहे नीट वाले स्टूडेंट हो या IIT वाले हो। यदि थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आप बनाए हुए रहिएगा, एग्जाम में एकदम चुटकी में उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन।
लेकिन अब क्या होता है इंस्टीट्यूट में देखते हैं बस एगो मॉड्यूल छपा दिया जाता है, वही पढ़ाया जाता है, तो उसका लेवल जो है यार डाउन है। तो कहाँ से वो नीट लेवल से ही तैयारी किया है, तो थोड़ा सा लेवल को हाई होना चाहिए कि नहीं। हमारा बात आप माइंड में लेकर के चलिए, नीट और आईआईटी के क्वेश्चन बैंक के अलावा कुछ मत बनाइए। यदि टाइम है तब जाइए। हम तो बोलेंगे कि वो 2 के अलावा जो है आप अदर सब्जेक्ट पढ़िए, केमिस्ट्री या उधर बायोलॉजी। तो चलिए आपको मैं बता रहा हूं कि ये फाइनल आंसर कितना आ गया, 1.8 ma²। क्लियर है, ये रहा आपका AB के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्या करता है। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करता है। कहता कि यूनिफॉर्म डिश ऑफ मास m and radius r is rolling up a rough inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal। ये रफ इंक्लाइन प्लेन है दोस्तों, ये क्या है, रफ इंक्लाइन प्लेन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, और यहाँ से एक डिश को रोल किया जा रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे रोल कीजिएगा इसको, इसका रेडियस कितना है, r दिया हुआ है, मास और स्मॉल m दिया है, और स्मॉल m मास है और ये रेडियस कैपिटल r है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आर ईच इक्वल टू म्यू, दोनों क्या है, म्यू के बराबर है। कहता है कि तो ऐसे रियल में क्या होता है, म्यू एस बड़ा होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड ओनली फोर्सेस एक्टिंग आर ग्रेविटेशनल एंड फ्रिक्शनल, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द डिश एंड इट्स डायरेक्शन। आप सिंपल समझिए यार, यदि ये स्मूथ होता तो ऊपर चढ़ेगा, जिंदगी में नहीं चढ़ पाएगा। तो स्मूथ होता तो नहीं चढ़ पाता, इसका मतलब रफ है। तो ये डिश स्लिप किधर करना चाह रहा होगा, पीछे, तो फ्रिक्शन आगे लग जा रहा होगा। तो ये सब तो हो गया, इधर फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन अप लगेगा, ये हो गया अप, ये आपका हो गया। क्लियर है। अब चलिए इसका वैल्यू कितना होगा, तो जैसे रोलिंग फ्रिक्शन होगा तो एक mg sin थीटा इधर लगेगा कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नहीं। इसका इक्वेशन लिखिएगा दोस्तों, ट्रांसलेशनल मोशन, तो f माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन, हो जाएगा ना। क्लियर है। अब आगे देखिए, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर टाउ बराबर आई अल्फा, तो अल्फा बराबर टाउ, टाउ क्या हो जाएगा, इसके कारण तो इसके बाद टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि mg sin थीटा सेंटर से लग रहा है, जिसके बाद टॉर्क निकालना है उसी से लग रहा है। तो क्या बोले, लाइन ऑफ एक्शन पर कोई भी पॉइंट होगा, उसके बाद उस फोर्स के कारण टॉर्क क्या होता है, जो दोस्तों 0 होता है। तो केवल होगा इसके कारण, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके बाद टॉर्क निकालना है, क्योंकि इसी के बाद रोटेट कर रहा है ना। तो कितना हो जाएगा, यहां पर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अल्फा, सॉरी आई कितना होगा, डिस्क है तो mr²/2 हो जाएगा, यानी 2f, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो mr हो जाएगा, नहीं एक आर कैंसिल। चलिए तो अल्फा निकल गया। अब आगे देखिए, प्योर रोलिंग के केस में मोशन क्या होता है, a बराबर आर अल्फा होता है। a का वैल्यू वहां से निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। नहीं कैसे, देखिए यहां से a का वैल्यू निकालिएगा, तो f माइनस mg sin 31/2 होता है, तो mg डिवाइडेड बाई m, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, हमको फ्रिक्शन निकालना है, नहीं निकल जाएगा, तो f माइनस mg/2
डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू आर इंटू 2f बाई एम आर। आर से आर कैंसल तो 2f बाई एम के बन जाएगा। सही किए। अब यहाँ पर हमको f फाइंड करना है। देखिए ना m भी कैंसिल हो गया नीचे से, नहीं तो कितना हो जाएगा f माइनस एम जी बाई 2 इज इक्वल टू 2f। तो यहाँ से ठीक है ना, आर से आर कैंसिल, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, हमको f निकालना है, इसको इधर उसको उधर, और कहाँ छूट गया, निगेटिव में आ रहा है क्यों, थोड़ा सा सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, एक ध्यान दीजिएगा। ये जो है ऊपर की तरफ न रोल किए हैं, ऊपर की तरफ रोल किए हैं तो शुरू में क्या होगा, स्पीड हाई होगा, धीरे धीरे स्पीड इसका घटेगा, लीनियर स्पीड घट रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, जस्ट अपोजिट। तो एक्सीलरेशन का जस्ट अपोजिट होगा मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, नहीं एक्सीलरेशन क्या होगा, मोशन के जस्ट अपोजिट होगा। तो ये माइनस लग जाएगा, तो इस माइनस के कारण जो है, इस माइनस को इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा mg/2 माइनस f हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर केवल चेंज कर दीजिए mg/2 माइनस f। क्यों ऐसा हुआ, अरे यहाँ पर जैसे रोल कीजिएगा इंक्लाइन प्लेन पर तो स्पीड बढ़ते जाएगा, घटेगा, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या होगा, स्पीड घटते घटते कभी ना कभी रुकेगा, तो स्पीड घट रहा है, इसका मतलब कि एक्सीलरेशन के जस्ट अपोजिट क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी ऊपर है तो नेट एक्सीलरेशन नीचे होगा। इसको चाहिए तो आप mg माइनस f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं। तो हम देखिए ना, माइनस लगा दिए, रिटार्डेशन हो रहा है ना ऊपर की तरफ, वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। क्लियर। आप इस माइनस को न लगाइएगा तो क्या लिखेगा, देखिए ना, इस माइनस को इधर खेलिएगा तो क्या होगा, mg माइनस f हो जाएगा, इधर भेजिएगा तो mg माइनस mg साइन थीटा माइनस f हो जाएगा, तो फिर वही चीज आ जाएगा। चलिए देखिए इधर, तो डिवाइडेड बाई m, तो m कैंसिल हो गया इसलिए निगेटिव आ जा रहा था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, mg/2 माइनस f इज इक्वल टू 2f, हमको निकालना क्या है f, तो 3f इज इक्वल टू mg/2। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू mg/6 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो गया, और डायरेक्शन किधर, ऊपर की तरफ, mg/6 आपका वैल्यू हो जाएगा। mg/6 क्लियर। तो ये आपको उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेट एक्सीलरेशन नीचे होगा, अब वेलोसिटी ऊपर, तब ना वेलोसिटी घट रहा है, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा, अब माइनस f बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन लिखते हैं, नहीं तो f में से इसको घटाएं तो एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, सेम चीज आएगा। तो नोट कीजिए जल्दी से, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आगे हम लोग देख। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ एजेस। यही क्या है, रॉड है, और 2 नाइफ एजेस से इसको सपोर्ट किया जा रहा है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, d दिया हुआ है। देख लीजिए, द नाइफ्स आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट x फ्रॉम a। तो a से कितना दूरी पर है, यही a है, ये b है, तो सेंटर ऑफ मास मान लीजिए कि यही इसका है,
और कितना दूरी पर है, x दूरी पर है। क्लियर है। फर्दर देखिए क्या कर रहे हैं, द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए एंड ऑन बी इज, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए ये आपका R1 है और ये आपका R2 है और नीचे लग जाएगा mg, मास m मान लेते हैं। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या करता है, x क्वेश्चन में दे दिया तो x नोन है, डी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में दे दिया वो नोन है। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर इसका ट्रांसलेशनल मोशन ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, एक इक्वेशन ये हो गया। आपके पास दो अननोन है दोस्तों, तो दो इक्वेशन भी चाहिए। जितना अननोन होता है उतना कम से कम इक्वेशन है तो सोल्व होगा, नहीं तो सोल्व जिंदगी में कभी नहीं होगा। यदि नंबर ऑफ अननोन्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो गया, तो आजकल छोड़िए ना, आपसे जिंदगी में सोल्व नहीं होगा। तो सोल्व होने का एक ही कंडीशन है कि जितना नंबर ऑफ अननोन्स होगा उतना कम से कम इक्वेशन चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना कम से कम इक्वेशन चाहिए। तो एक और इक्वेशन कहां से आएगा, किसी भी पॉइंट के बाद नेट टॉर्क 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना। तो चलिए ना, सेंटर ऑफ मास के बाद ही टॉर्क ले रहे हैं, तो नेट टॉर्क सेंटर ऑफ मास के बाद, जिसके बाद टॉर्क निकालिएगा वहां पर पेग ठोक दीजिएगा। पेग मतलब खूंटी, काटी ठोक दीजिए। तो इधर पुश कीजिएगा तो किधर रोटेट करेगा, एंटी क्लॉक, इधर पुश कीजिएगा तो क्लॉक। क्लियर है। इसको समझने के लिए इसी तरह करना है। तो ये ऐसे घूमेगा और ऐसे, तो नेट क्या है, रोटेशन इसका 0 है, तो जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उतना ही दोस्तों क्या होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा टॉर्क और क्लॉकवाइज कितना होगा, तो ये हो गया एंटी क्लॉक, ये हो गया क्लॉक। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x टॉर्क हो गया, उतना ही इसके कारण टॉर्क R2 इनटू d माइनस x, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस x हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो दो अननोन दो इक्वेशन, ये दोनों को सोल्व कर दीजिए, आज न कल सोल्व हो गई, कर लीजिएगा। इसमें से R2 निकालिए चाहे R1 निकालिए ना, तो R1 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स बाई एक्स इंटू R2। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो R1 हो गया d माइनस एक्स बाई एक्स इंटू R2। R2 को कॉमन कर लें, R2, ठीक है। यहाँ पर mg हो जाएगा, तो यहाँ से R2 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा mg, इसको सोल्व कीजिए ना, तो कितना आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू, ऐसा हो जाएगा। अरे इसे डिवाइड कर दिए तो R2 निकलेगा, इसको सोल्व कीजिए ना, तो mg बाई d माइनस एक्स प्लस एक्स बाई एक्स हो जाएगा। ये दोस्तों आपका कैंसिल हो गया, तो x ऊपर चल जाएगा, तो mg x बाई d हो जाएगा। R2 निकल गया, तो R1 कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें पुट कीजिए d माइनस एक्स बाई एक्स इंटू R2, तो mg x बाई d, ये गया कि नहीं, कैंसिल हो गया। तो फर्दर कितना हो जाएगा, यहाँ से R1 शुड बी इक्वल टू mg इंटू d माइनस एक्स बाई d। मास दिया था क्या, वेट दिया हुआ है, तो mg की जगह क्या हो जाएगा, w। तो mg के जगह क्या पुट कर देंगे, w। तो लास्ट में यहाँ पर mg की जगह क्या हो जाएगा, w। तो w इंटू डी माइनस एक्स बाई डी, और ये हो जाएगा w x बाई डी। ये दोनों आपका आंसर हो। क्लियर है। तो ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिएगा, एक में w x बाई डी, एक में w d माइनस एक्स बाई डी। तो a वाला पर कितना रिएक्शन हो गया, a पर पूछ रहा है, a यही है ना, R1 आप मान लेते हैं। R1 कितना आया है, w d माइनस एक्स बाई डी, w d माइनस एक्स बाई डी। ये कितना आया है दोस्तों, R2 कितना आया है, d पर आया है w x बाई डी। तो ये हो गया आपका आंसर w x बाई डी। ये 1997 में क्वेश्चन पूछा हुआ था।
इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी हमेशा पूछते रहता है, इसलिए ध्यान रखना है। तो जब भी नेट रोटेशन 0 होगा इसका मतलब कि नेट टॉर्क एक्टिंग एट एनी पॉइंट ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू 0। किसी भी पॉइंट के बाद नेट टॉर्क आप 0 ले सकते हैं, R1 के बाद भी ले सकते हैं तो R2 निकल जाएगा, R2 के बाद लीजिएगा तो R1 निकल जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। आंसर सेम आएगा, फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, पढ़िए। मेरा पेन किधर रखा गया, यहाँ। इस क्वेश्चन को देखिए, अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन अभी ना पीछे बताए थे, सेम क्वेश्चन है कि नहीं, पढ़ के देखिए। कहता है ये थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस with a constant angular velocity omega. Two objects each of mass small m are attached gently, gently इसलिए कि धीरे से रखे हैं, to the opposite ends of a diameter of the ring. The wheel now rotates with angular velocity. वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है, जैसे आपको बताया था। कौन सा क्वेश्चन, कहाँ चला गया, ये क्वेश्चन याद कीजिए। इसमें क्या था कि एक डिस्क पर दूसरा डिस्क जेंटली रखा जा रहा था। अब बताइए ये कब पूछा हुआ, 1986 में पूछा हुआ है, IIT के क्वेश्चन है। और इसको देखिए, ये था क्या आपका ट्रू फॉल्स था, और इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन को, ये कब पूछा है, 1983 में। वो क्या था, 86 में। वो वाला क्या था, 86 में था। देखिए ना, ये ना था, ये 83 था, तो ये वाला क्या था, 86 में था। अब बताइए कौन पहले आया था, 83 वाला। मतलब कि ये जो आगे 9th नंबर क्वेश्चन जो मैं बनाने जा रहा हूं, वही क्वेश्चन जो है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखिए 1986 में पूछा है। तो अब बताइए सिमिलर क्वेश्चन है कि नहीं। तो यार आपको कई बार मैं बोल रहा हूं कि ऊपर से क्वेश्चन नहीं लाएगा, उसी क्वेश्चन में जो है डेटा चेंज कर कर इधर उधर करके देता है। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन बैंक को एकदम मत दीजिए, देखिए आपको होता है कि नहीं। इतना तो करके जाइए, हम तो बोलेंगे सब सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक मत करके जाइए, आप नीट में एकदम टॉप कर जाइएगा, ये सही बात है। चलिए देखिए, इसलिए अलग अलग इंस्टीट्यूट के बहकावे में चलना ठीक नहीं है। वो लोग मटेरियल दे देते हैं और मटेरियल जानते हैं, वो सब लो ग्रेड के टीचर लोग बनाते हैं। तो आप समझिए, उसको जो है आप पढ़िएगा तो उतना नहीं ना कंसेप्ट आ पाएगा। इसलिए जिस टाइप का क्वेश्चन ऊपर से IIT नीट में पूछ रहा है, उसी तरह का प्रैक्टिस कीजिए। यानी क्वेश्चन बैंक पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट का बुराई नहीं कर रहे हैं, उसका मटेरियल बनाइए, लेकिन क्या होता है कि उसी में बेचारा लटपटा कर रह जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन बैंक बनाइए। क्वेश्चन बैंक में थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है, देखिए तो ये रोटेशन का है, इससे ज़्यादा आपका मॉडल में क्वेश्चन होगा। किसी इंस्टीट्यूट का मॉडल में इससे ज़्यादा क्वेश्चन होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक को जरूर पकड़िए, जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उस टाइप का प्रैक्टिस जरूरी है। कहता है कि ये थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सर्कुलर रिंग है, तो इसमें नेट टॉर्क क्या है, 0 है। जेंटली प्लेस किया है, मतलब नेट टॉर्क क्या है, 0। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। तो शुरू का एंगुलर मोमेंटम बराबर बाद का एंगुलर मोमेंटम, यही होगा ना, क्लियर है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो I1 इंटू ओमेगा 1 इधर I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 2, एकदम इसको ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। चलिए थिन
सर्कुलर रिंग था, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा दोस्तों। इसका एम आर स्क्वायर प्लस, अब दो पार्टिकल को चिपकाया है कहां पर, सरकमफ्रेंस पर। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास m आर अटैच्ड जनरली टू द अपोजिट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ रिंग। तो उसका मास कितना दिया हुआ, स्मॉल m। तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, तो दो है ना, तो 2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 बन गया आंसर है। तो ओमेगा 2 बराबर एम आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर कॉमन हो कर लीजिए, तो m प्लस 2m, ये से ये कैंसिल हो गया दोस्तों। तो m ओमेगा डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। कितना टाइम लगा बनाना, बहुत आसानी हो कि नहीं, बोलिए, आंसर हो गया। यही आपको निकालना था, तो कौन सा ऑप्शन होगा, m ओमेगा बाई m प्लस 2m। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब तो विश्वास हुआ होगा ना, हम डेटा के साथ दिखा दिए। तो याद रहे, हम गलत चीज कभी आपको नहीं बताएंगे, सब कुछ याद। पैसा नहीं होता है, हम तो आपसे पैसा ले भी नहीं रहे, आपको पढ़ा रहे हैं। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं कि जितना मैं बोल रहा हूं ना, उसको आप हर हाल में करके जाइए, देखिएगा तो अच्छा रैंक नहीं आता, बहुत बेहतर रैंक आएगा। तो आप आलतू फालतू पढ़ने से अच्छा है कि सीधे क्वेश्चन बैंक पर प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बैंक, नीट और आईआईटी का, बाकी कुछ नहीं करना है। और हम बोलेंगे कि ये सारे सब्जेक्ट का कर जाइए, आप देखिए, आप गर्दा उड़ा दीजिए। कंसेप्ट तो आपके पास है ना, कंसेप्ट टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनसे लीजिए, बाकी क्वेश्चन बैंक पर प्रैक्टिस कीजिए। ये सब मॉड्यूल और मटेरियल के चक्कर में मत रहिए, वो आपका टाइम का किलिंग करता है, टाइम वेस्ट करता है। उसी के जगह आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा, तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो प्रैक्टिस हो जाएगा। वो आसमान से नहीं ना देगा यार। अभी ना देखे कि 86 वाला क्वेश्चन जो है, 83 वाला क्वेश्चन जो है, 1983 वाला, एकदम सिमिलर क्वेश्चन उसमें डाल दिया है, ट्रू फॉल्स में, 86 में। इसलिए क्वेश्चन चाहे 86 का रहे, चाहे 2001 का रहे, चाहे 2010 का रहे, चाहे 2015 का रहे, चाहे 2018 का रहे, चाहे 2023 का रहे, चाहे 2024 का रहे, क्वेश्चन बैंक ही बनाना है। और चाहे 86 का रहे क्वेश्चन, चाहे कहीं का, उसी टाइप का क्वेश्चन को नया फॉर्म कर करके डाल देता है। इसलिए प्रैक्टिस दोस्तों उसी पर होना चाहिए। हर हाल में आपको आईआईटी होगा और नीट होगा, और भी अच्छा रैंक होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे बात पर आपको भरोसा है। मैं डेटा के साथ आपको करवा दिया। ऐसे तो बोलते थे तो आपको लगता था कि क्या कर, ये सब करें, तो आप लोग बड़ा बड़ा कोचिंग के मोहर देख करके चल जाते हैं। अरे यार, ये सब बड़ा बड़ा कोचिंग के पीछे काहे आप जा रहे हैं? आप गरीब आदमी हैं, उतना पैसा आपके पास नहीं है, तो जो हम बता रहे हैं इसको करिए ना, आपको आईआईटी आराम से हो जाएगा। आईआईटी नीट एक बार पढ़ लिया ना, कितना के देखते हैं, एक बार इस इंस्टीट्यूट में तो फिर उसमें बेचारा जिंदगी में पढ़ता ही रहता है। कहीं एक बार पढ़ लीजिए, चाहे इंडिविजुअल पढ़िए, नहीं तो कोचिंग में पढ़ लीजिए, पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा है। और उसके बाद आप इसी से बनाइए ना, क्वेश्चन बैंक से, आईआईटी का और नीट का, आप देखिएगा तो रिजल्ट नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मैं डेटा के साथ दिखा दिया, इसलिए आप भरोसा कीजिए और मेरे बात को ही फॉलो कीजिए। आलतू फालतू मत सोचिए। हमको क्या चीज़ का लोभ रहेगा, आपसे पैसा ले रहे हैं नहीं ना। तो लोभ किसको होता है, जो पैसा लेता है, दिग्भ्रमित कर देता है स्टूडेंट को। तो वो सब काम नहीं करना है, सबको साथ दीजिए और सबका विकास होना चाहिए। सबको शेयर कीजिए, गरीब अमीर सबको। समाज सेवा मैं कर रहा हूँ, आप इसको जो है सबको शेयर कीजिए, सबको उत्थान कीजिए, और देखिए उसका होता है कि नहीं, जरूर होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे, फिर इसी तरह आपको क्वेश्चन लेकर के बढ़िया लेकर के आऊँगा, आईआईटी का क्वेश्चन सोल्व करूँगा लगातार। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।